मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा कल पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 मोल बनते हैं, ठीक है। तो आज अपनी कहानी उसी पायरुविक अम्ल से आगे शुरू करेंगे। एक और बात आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैंने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब बेटा 2 बातें हैं, देखो, या तो पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है, तब तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर देता है और ऑक्सीश्वसन चलाता है, ठीक है। और यदि पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो उस केस में वो कोशिका द्रव्य में ही रहकर अनॉक्सीश्वसन की क्रिया के द्वारा अल्प मात्रा में ऊर्जा एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल निर्मित करता है, ठीक है। तो यही भविष्य मीन्स पायरुविक अम्ल का आगे क्या होगा, ये ही अपन इसमें पहले टॉपिक के रूप में आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का अंत उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का अंत उत्पाद क्या होता है बेटा, पायरुविक अम्ल होता है, ठीक है ना। पायरुविक अम्ल जो कि आज आपको मैं सबसे पहले बता चुका हूँ। आगे चलिए बेटा, पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति या पायरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति, O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार विघटित होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने लिख दिया कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल बनता है, ठीक है ना। पायरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार विघटित होता है। तो देखो बेटा, यहाँ तो मैंने लिख दिया पायरुविक अम्ल, ठीक है ना। और अब अपन इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, ठीक है ना। और क्रिया कहाँ पे संपन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप CO2, H2O तथा एनर्जी ये प्राप्त होगी, ठीक है बेटा। आगे चलिए, और O2 की उपस्थिति में जो क्रिया होगी ना, वो क्या होगी बेटा, क्रेब्स चक्र। अब आगे चलिए, O2 की अनुपस्थिति में और O2 की अनुपस्थिति में अनॉक्सीश्वसन होगा। यदि अनॉक्सीश्वसन की क्रिया बेटा किन में हो रही है, पादपों में, तो यदि
पादपों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का सूत्र है ये C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा उत्पन्न होगी। यदि बेटा O2 की अनुपस्थिति में जंतु कोशिकाओं में ये क्रिया होती है, जंतु कोशिकाओं में ये क्रिया होती है, ठीक है, तो उस केस में लैक्टिक अम्ल व ऊर्जा उत्पादित होती है। तो देखो बेटा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी, ठीक है। एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए क्या लिखा है इसमें मैंने। देखो, अपन पढ़ रहे हैं पायरुविक अम्ल का भविष्य, ठीक है। तो बेटा आपको मैं समझा चुका हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 मोल बनते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पायरुविक अम्ल का विघटन निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है? देखो बेटा, ये तो मैंने पायरुविक अम्ल लिख दिया। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके और क्रेब्स चक्र चलाता है, और इस क्रिया के द्वारा CO2, H2O और ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यदि पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन हो गया, किन कोशिकाओं में करवा रहे हैं अपन? पादप कोशिकाओं में। तो पादप कोशिकाओं में बेटाओ एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पादित होती है। यदि पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में जंतु कोशिकाओं में अनॉक्सी श्वसन करता है, तो उस केस में लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो बेटा ये आपसे एक छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के परिणाम स्वरूप बने पायरुविक अम्ल का विघटन किस प्रकार होता है, उपयुक्त समीकरण द्वारा समझाइए। तो आपको इसमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। टॉपिक नेक्स्ट। पायरुविक अम्ल का वायवीय, पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। तो ये अपना टॉपिक चल रहा है बेटा, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसमें? ध्यान से सुने। पायरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश कर पायरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश कर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश कर एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में ऑक्सीकृत करता है। एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में ऑक्सीकृत करता है।
एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में ऑक्सीकृत करता है। यह क्रिया ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। यह क्रिया ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। तो बेटा एक चरण तो ये हो गया, मतलब आपको पायरुविक अम्ल के 1 मोल में से 1 मोल CO2 को निकलवाना है। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। पायरुविक डिहाइड्रोजनेस की उपस्थिति में पायरुविक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है बेटा। पायरुविक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, आगे चलिए। इस क्रिया द्वारा निकलने वाली हाइड्रोजन, इस क्रिया द्वारा निकलने वाली हाइड्रोजन NAD+ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। चरण नंबर 2, जिससे क्या बनता है बेटा? NADH2 निर्मित होता है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरे पॉइंट पर। इसके पश्चात यौगिक में कोएंजाइम A का, इसके पश्चात यौगिक में कोएंजाइम A का संयोजन होता है तथा एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। और बेटा एसिटाइल कोएंजाइम A में कार्बन के कितने परमाणु होंगे? 2। क्योंकि आप सोचिए पायरुविक अम्ल के अंदर कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 3। कार्बन का एक परमाणु CO2 के रूप में बाहर निकल गया। तो अब जो नया यौगिक बना एसिटाइल कोएंजाइम A, उसके अंदर कार्बन के कितने परमाणु होंगे? 2। तो देखो बेटा अभी प्रक्रिया और भी बाकी है। चलो इसी में थोड़ा सा और लिखते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A को ध्यान रखना, कई बार कंपटीशनों में पूछा जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम A को ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। किसको बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम A को। इसी कारण इस अभिक्रिया को योजक अभिक्रिया या प्रवेश अभिक्रिया, इसी कारण इस अभिक्रिया को योजक या प्रवेश अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा अभी इसके अंदर अपन को
थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे अपन, आगे आप जानेंगे कि इस अभिक्रिया हेतु 5 सहकारकों की आवश्यकता होती है। तो उन पांचों के पांचों सहकारकों के बारे में अपन को लिखना है। साथ ही साथ अपन को पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शानी है। ठीक है, तो एक बार ये 3 के 3 पॉइंट सुन लीजिए ताकि मैं इनको मिटा के आगे लिख सकूं। तो देखिए, अपना प्रश्न क्या है, 2 तरह से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछ सकते हैं कि पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए, या आपसे पूछा जा सकता है कि पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उपयुक्त रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखो आप, पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश कर एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में मुक्त कर देता है। CO2 निकल गई यौगिक में से, इसलिए इस क्रिया को ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। पायरुविक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इस क्रिया द्वारा निकलने वाली H+ NAD द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो बेटा NAD किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH2 में। NAD का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और बेटा NADH2 का आगे बस एक शब्द जोड़ दो, अपचयित। तो क्या नाम हो गया इसका पूरा? अपचयित निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब आइए बेटा पॉइंट नंबर 3 पे। इसके पश्चात यौगिक में कोएंजाइम ए के एक अणु का संयोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्मित हो जाता है। और बेटा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ही ऑक्सीसोम के भीतर, या पहले यूं कह दो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल को चलाता है। तो अब आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। इसीलिए बेटा इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रवेश अभिक्रिया, या एक दूसरा नाम भी आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, योजक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैं बता रहा था, अब अपन को इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सहकारकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बोर्ड पे देखिए बेटा, इस क्रिया हेतु पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूं। इस क्रिया हेतु 5 सहकारक। अब आपको ना उन 5 के नाम लिखने हैं। कौन कौन से बेटा? कोएंजाइम ए, NAD, ठीक है ना, 2 तो ये लिख दिए, कोएंजाइम ए NAD+, Mg+2, लाइपोइक अम्ल, लाइपोइक एसिड, कितने हो गए? 4। और उसके अलावा TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम है। ये 5 के 5 सहकारक इस क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। और लास्ट में आ जाइए बेटा, पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण में पायरुविक अम्ल के वायवीय
ऑक्सीकरण में पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण में पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के ऑक्सीकरण से एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो अणु, ठीक है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो अणु NaDH2 के 2 मोल निर्मित होते हैं, ठीक है बेटा। पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण में पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के ऑक्सीकरण से एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो अणु तथा दो अणु NaDH2 के बनते हैं। एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, NaDH2 के 2 मोल ETS के दौरान 6 मोल ATP का उत्पादन करते हैं। अब अपन को पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया बोर्ड के ऊपर लिखनी है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने पायरुविक अम्ल लिख दिया। पायरुविक अम्ल के कितने मोल बेटा? 2 मोल। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3, ठीक है, प्लस इसकी क्रिया 2 मोल कोएंजाइम ए से करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने मोल? 2 मोल। और इसमें कार्बन परमाणु C2 है ना, CO2 के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। NaDH2 के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल, ठीक है। तो अपन को चलो NaDH2 को यहाँ ना लिखें तो यहाँ लिख देंगे। देखिए ये लिख दिया, NAD प्लस क्या बन गया? 2 मोल NaDH2। सहकारक लिखने हैं अपन को इस रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले हैं। तो एक तो आप एंजाइम लिख दीजिए, डिहाइड्रोजिनेस। उसके अलावा Mg+2, उसके अलावा TPP, और उसके अलावा लाइपोइक एसिड। तो बेटा ये पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया आपके सामने है, ठीक है। आपको बता देता हूँ कि ये अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ सकता है, 2 तरह से पूछा जा सकता है कि पायरुविक अम्ल के एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन की क्रिया को लिखिए, या दूसरा पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं समझाइए, ठीक है। अगले वीडियो से अपन क्रेब्स चक्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।